हाँ भाई, शुरू किया जाए। हमारे आपके बीच में बायो का एक चैप्टर हो चुका है। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया था और वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखा जाए केमिकल रिएक्शन और एक्यूशन क्या होता है। अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, वैरायटी ऑफ चेंजेस होते रहते हैं और मेनली चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के चेंजेस कौन कौन से होते हैं? एक फिजिकल चेंजेस होते हैं और दूसरे केमिकल चेंजेस होते हैं। तुम्हें याद रखना है, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई और फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे बर्फ़ है। बर्फ़ तो मालूम है सॉलिड है, और अगर जिसको रख दीजिए तो ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो गई, तो बर्फ़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लाइट चली गई, मोमबत्ती आप जला रहे हो तो मोमबत्ती में वैक्स जलता है। एक्चुअल में क्या होता है, मोम जब माचिस से जलाते हो मोमबत्ती, तो मोम क्या होता है? मेल्ट होता है और पिघला हुआ मोम, अंदर देखो एक धागे की बत्ती पड़ी रहती है, धागा पड़ा रहता है। कैपिलरी एक्शन के द्वारा मोम के वेपर ऊपर जाते हैं और वेपर जलते हैं, समझे? तो अगर जो मोम को पिघला दें तो मोम कैसा है? सॉलिड है, वैक्स। अगर जो हम हीट कर देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, और फिर से ठंडा कर दोगे फिर से ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में मैंने क्या बताया? वो चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस उन्हें कहते हैं अगर जो कोई चीज़ एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो गई, फिर से अपने ओरिजिनल फार्म में ना आए, तब उसे क्या कहते हैं? केमिकल चीज़ कहते हैं। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में कन्वर्ट होगा, तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दही कभी भी दूध में कन्वर्ट नहीं होता है। या डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, या रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, मतलब आयरन के ऊपर जंग लगना, ये कैसा है? एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। और रस्ट का फार्मूला तुम्हें याद रखना है। क्या रस्ट का फार्मूला होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। X क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रस्ट का फार्मूला होता है। तो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल मैंने बताए, जैसे आयरन के ऊपर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा डाइजेशन, और तीसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में कन्वर्ट होना। तो ये सब कैसे होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। और केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। या फोटोसिंथेसिस को देखें, या रेस्पिरेशन को देखें, या बर्निंग को देखें। कोई भी पेट्रोल, डीजल, लकड़ी जलती है, फिर से अपने फार्म में वापस नहीं लौटती हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। अब देखा जाए क्या होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन थोड़ा ध्यान से समझना। तो केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। अब देखो, हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए है और प्लस क्या है? बी है।
ये दोनों क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। और इस प्रकार से एरो का निशान लगा दीजिए। और ये मान लेते हैं ए और बी रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट क्या बनाता है? सी प्लस डी बनाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये क्या दिया गया है? RHS राइट हैंड साइड, और ये क्या होता है? LHS LHS। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो इनके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका मतलब नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल जैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस होता है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब, या रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सब क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में तुमको हालांकि बताया है, एटमॉस्फेयर से क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और प्लांट रूट के द्वारा क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। ये इस प्रकार से जल को एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट के ऐसे पार्ट जो हरे होते हैं, मतलब जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या है? रिएक्टेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। रिएक्टेंट कहलाते हैं। और बनता क्या है? यहाँ पर C6H12O6 और प्लस 6O2 और प्लस क्या बनता है? 6H2O। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और बनते क्या है? प्रोडक्ट बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में देखा जाए, एटमॉस्फेयर से ग्रीन प्लांट क्या काम करते हैं? CO2 को इनटेक करते हैं, बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी, जैसे अपन लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में इसका यूज करते हैं। या दूसरी क्वेश्चन देखा जाए, दूसरी क्वेश्चन अगर देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, जैसे रेस्पिरेशन की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर जो हम बात करते हैं तो ये क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बोहाइड्रेट लिया C6H12O6 और क्या लेते हैं? 6O2 ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे क्या बनती है? 6CO2 बनती है और प्लस 6H2O बनता है और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। तो ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये रेस्पिरेशन है। और इसी प्रकार से डाइजेशन ऑफ फूड या रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये सब क्या एग्जाम्पल होते हैं? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और रस्ट का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया है। रस्ट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3
XH2O, और X क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा देखा जाए क्या होता है, सुनो, जैसे सोडियम है और वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है। तो सपोज करिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये सोडियम है, Na है, और प्लस इसको हमने वाटर में डाल दिया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है NaOH बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तुम्हें याद रखना है गैस है, तो गैस कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, और अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो नीचे बैठ जाता है। अब देखा जाए रिएक्शन बैलेंस करिए, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1, इधर भी सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन देखो 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर कितने हैं, 2 ये और 1 ये, 3 हो गए। तो यहाँ पर क्या करिए, 2H2O कर दीजिए, 2Na कर दीजिए, 2NaOH कर दीजिए। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, 2 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि जो आगे नंबर लगा है वो सबके साथ लगा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। दूसरी बात देखा जाए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर नंबर ऑफ आइटम बराबर हैं तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए केमिकल इक्वेशन की बात करूं, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। एक चीज़ और तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर तुमसे पूछा जाए सोडियम को बताइए कहाँ रखा जाता है, तो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सोडियम को कहाँ पर रखते हैं, तो आपका आंसर है मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि ये सोडियम मॉइस्चर के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है। और अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए फास्फोरस कहाँ पर रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में रखते हैं, मतलब सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं और फास्फोरस को पानी में रखते हैं। ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, और ज़रा सा भी अगर मॉइस्चर मिल जाएगा तो सोडियम जल जाएगा, आग लग जाएगी। अब तुमको बताने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के बारे में अगर जो अपन बात करें तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करो। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, क्या सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर यूज फॉर द सेम। तो इसमें सिंबल के रूप में हम रिएक्टेंट को भी लिखते हैं और प्रोडक्ट को भी लिखते हैं, दोनों को लिखते हैं। देखा जाए क्या होता है, जैसे मेथेन है, अब सिंबल के रूप में इक्वेशन जैसे मेथेन है, ये मेथेन है और इस किसके साथ में रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन है के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड बनाती है और प्लस वाटर बनाती है, प्लस वाटर बनाती है। तो ये सिंबल के रूप में मैंने नोट कर दिया, मतलब मेथेन है, ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन मीथेन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब देखा जाए ये तो सिंबॉलिक रिएक्शन है। अब फार्मूला के रूप में देखा जाए तो फार्मूला के रूप में मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2, और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अब देखा जाए क्या होता है। अब रिएक्शन को अपन अगर जो हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर कार्बन कितना है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पर ट्वाइस लगा दो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन देखो इधर 2 हैं और इधर कितने, 2 ये और 2 ये, 4, तो यहाँ पर भी ट्वाइस लगा दो तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम इधर हैं, तब वो क्या कहलाती है, बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगली बात देखा जाए, अब देखा जाए राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं। केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो कितने स्टेप में लिखते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, राइटिंग अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिखते हैं। अब स्केलेटन देखो कैसे लिखते हैं, सुनो। स्केलेटन जैसे मान लेते हैं जिंक है। अब केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन, पहला स्टेप हमने लिया, क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन लिखते हैं। मैंने क्या बताया, केमिकल इक्वेशन को 3 स्टेप होते हैं लिखने के। पहला क्या करते हैं, स्केलेटन लिखते हैं। तो जैसे जिंक है, ये Zn मैंने ले लिया और ये क्या ले लिया है, HCl ले लिया। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है और प्लस H2 बनता है। तो ये हमने क्या किया, एक स्केलेटन इक्वेशन नोट कर लिया, स्केलेटन इक्वेशन नोट कर लिया। तो जिंक है, जिंक किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्ट किया और ZnCl2 बनती है और H2 बनती है। ये क्या हो गई, स्केलेटन इक्वेशन। इसके पहले जो लिखा था जैसे Na है और ये प्लस ये वाटर मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। ये क्या है, ये स्केलेटन इक्वेशन हमने नोट कर लिया। मैंने बताया किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्केलेटन लिखते हैं इक्वेशन का, और दूसरा क्या नोट करते हैं, राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो मैंने बताया है। अब बैलेंस केमिकल, पहले तो स्केलेटन मैंने नोट कर लिया, अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट करना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जितने एलिमेंट इधर होने चाहिए उतने इधर होने चाहिए। तो जिंक इधर कितना है, 1, इधर भी जिंक कितना है, 1, तो जिंक तो बैलेंस है। और जिंक को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, Zn। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो बैलेंस नहीं है तो ट्वाइस लगा दो। अब 2 हाइड्रोजन इधर भी हैं और 2 हाइड्रोजन उधर भी हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब जो कि आगे लगाए हैं ट्वाइस, तो ये हाइड्रोजन के भी साथ है और Cl के भी साथ है। Cl कितने हैं, 2, इधर भी Cl कितने हैं, 2। इसका मतलब क्लोरीन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई।
तो तुम्हें मालूम है ऊपर वाली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में जिंक भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, तो सब चीज़ें बैलेंस है। अब दूसरे इक्वेशन में देखा जाए, यहाँ पर क्या है, Na1 सही बात, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 सही बात, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन उधर भी 2। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। देखिए हाइड्रोजन 2 ये और ये 3 और इधर हाइड्रोजन केवल 2 हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, ट्वाइस लगा दीजिए, यहाँ पर 2H2O लगा दीजिए। अब 2NaOH हो जाएगा और 2NaOH और H2। अब देखो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, इधर भी सोडियम कितने हैं, 2, बैलेंस है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 2, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस। इस प्रकार से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, समझे। तो ये तुमको मैंने बताया। और तीसरा स्टेप, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इनफॉर्मेटिव, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन इन मोर फॉर्मेटिव, ज़्यादा फॉर्मेटिव कैसे हम बनाते हैं केमिकल इक्वेशन को, कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कैसे हम ज़्यादा अपने यूज़ में लाते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है, पहला चैप्टर। अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लगातार अपनी क्लासें लग रही हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अपने दोस्तों को बताइए जैसे उनकी भी पढ़ाई का लॉस न हो। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जम करके पढ़िए। और अगर कोई क्वेश्चन तुमको निकलता है कहीं का भी हो, चाहे NCERT का हो या कोई भी जो भी बुक तुम फॉलो करते हो, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो प्रॉब्लम ज़रूर नोट कर दें। और हम जब भी क्लास शुरू करेंगे, शुरू करने के पहले तुम्हारी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे, तब हम अपनी बात कहेंगे, समझे। तो कहीं पर ये तुमको फील न हो कि हमारे स्कूल बंद हैं, हमारी पढ़ाई में लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तुमको साइंस और मैथ वादा किए हैं एकदम टॉप क्लास की पढ़ा देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो प्रॉब्लम आप राइट डाउन करें। और जब भी हम नेक्स्ट डे क्लास लेंगे तो पहले तुम्हारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और किसी भी प्रकार का आपका लॉस हम नहीं होने देंगे। ये केवल सुविधा इसी वर्ष अवेलेबल है, क्योंकि जो हम सुविधा अवेलेबल कर रहे हैं, कई हज़ारों रुपए आप ख़त्म करते तब भी हो सकता है इस टाइप की टीचिंग न मिल पाती। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़िए। आप तो उगते हुए सूरज हैं, आपके बहुत ऊंचाइयाँ छूनी है। खूब कस के पढ़ाई करिए और कोरोना से थोड़ा बच करके खेलिए भी, घर में खेलिए, अपने भाई बहनों के साथ खेलिए, पार्क में मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई अफेक्टेड पर्सन हो और उसके साथ में तुम आ जाओ तो तुम भी कोरोना की चपेट में आ सकते हो। इसलिए बाहर मत खेलिए, घर में आप खेलिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेलना भी ज़रूरी है। ठीक है, और प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो आप राइट डाउन करें और हम उस प्रॉब्लम को ज़रूर टेकअप करेंगे अपनी बात कहने के पहले। बेस्ट ऑफ लक।